हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। आज इसका अपन परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये 6 नंबर का आपके आता है। जब भी आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तो आपको 6 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो आज इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से आपको अच्छे से पूरा देखना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया तो एक भी थ्योरम्स, एक भी क्वेश्चंस आप ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाओगे, कंप्लीट को कवर कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिएगा, सबसे पहले छोटी छोटी सारी बातें मैंने ली है इसमें। रेखा आपको टॉपिक मिलता है भी, रेखाएं और कोण है। तो सबसे पहले तो अपन रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं, रेखा क्या होती है। तो ये 5वें चैप्टर में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेखा एक ऐसी लाइन है जो चौड़ाई रहित है, यानी जिसकी लंबाई लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। ये कोई रेखा होगी और इसकी चौड़ाई नहीं है। इस प्रकार से कोई दूसरी रेखा खींच सकते हैं, इसकी भी लंबाई है। इसकी लंबाई मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। कभी रेखा की चौड़ाई नहीं लेते, यानी रेखाएं वे लाइन हैं जो चौड़ाई रहित होती है। समझ गए। अब होता है रेखाखंड क्या है। रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा है, एक भाग है। जैसा कि आपने इसको कहीं से काट दिया, मान लेते हैं आपने इसको इस दिशा से काट दिया, यहां से बीच से एक काट दिया, एक टुकड़ा निकाल लिया। और रेखाखंड एक शांत रेखा को भी बोलते हैं। 5वें चैप्टर में आपने पढ़ा था कि शांत रेखा क्या होती है। जैसा कि जिसके एंडिंग पॉइंट होते हैं, जिसके अनंत बिंदु होते हैं, जिसके सिरे होते हैं। जैसे मान लिया ए और बी, ये हमारे पास में रेखाखंड है और मान लेते हैं इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर है। ये भी चौड़ाई रहित होगा, लेकिन ये रेखा का एक भाग है, एक अंश है, एक टुकड़ा है, जिसको रेखाखंड कहते हैं। इसको एक तरीके से शांत रेखा भी कहते हैं, जिसके सिरे होते हैं। इज दैट क्लियर। अब आता है किरण क्या होती है। बहुत बार नाम मिलेगा आपको क्वेश्चनों में, यहां से ये किरण है, यहां से ये किरण है। किरण क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों। किरण एक ऐसी लाइन है जो एक सिरे से शुरू होके और इस प्रकार से एरो किया जाता है। लाइन के तो दोनों तरफ, रेखा के तो दोनों तरफ एरो किया जाता है। रेखाखंड के दोनों तरफ सिरे होते हैं, जबकि किरण क्या होगी, एक तरफ तो इसका सिरा होगा और एक तरफ एरो होगा। जैसे मान लेते हैं यहां से ये किरण निकल गई, यहां से ये किरण निकल गई, यहां से ये किरण निकल गई। ये बिंदु O मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो यहां से कहेंगे अपन OD किरण है। ठीक है, OD किरण है, OC किरण है, OB किरण है। इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं इसको, OA किरण है। और जैसे हमारे पास में कोई लाइन है, ये मान लेते हैं A और B लाइन है, तो इसको किस प्रकार से शो करेंगे, AB लाइन है, AB लाइन है। इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपके पास में किरण हो गया। इसके बाद में पॉइंट आता है सहारेख बिंदु किसे कहते हैं। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में होते हैं सहारेख बिंदु कहलाते हैं। नीचे दे रखा है असहारेख बिंदु। ऐसे बिंदु मतलब एक या दो बिंदु नहीं है, कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा में है। जैसा कि मैंने यहां से ये बना लिया एक बिंदु, ये बना लिया और ये बना लिया, इसको नाम दे दिया ABC। तो यहां से ऐसे 3 बिंदु, कम से कम ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा में होते हैं उसे क्या कहते हैं, सहारेख बिंदु कहते हैं। ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा में नहीं होते हैं, मान लेते हैं यहां पे B दे दिया, यहां पे आपको A दे दिया और यहां से आपको C दे दिया, तो इसको मिलाएंगे, असहारेख 3 बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास में ट्रायंगल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, त्रिभुज प्राप्त होगा। ये होते हैं असहारेख बिंदु, ये होते हैं सहारेख बिंदु। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कोण क्या होता है। चैप्टर का नाम था रेखाएं और कोण। रेखाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण क्या होता है। एक निश्चित बिंदु से, कोई मान लेते हैं एक निश्चित बिंदु से 2 किरण या 2 रेखाखंड इस प्रकार से निकलते हैं। यहां से हमने इस प्रकार से निकाल दिया, तो इनके बीच का
इन दोनों किरणों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। या इन दोनों किरणों का झुकाव ही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ये मान लेते हैं ये O बिंदु है, ये मान लेते हैं A बिंदु है, ये मान लेते हैं B है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपन अगर इसको शो करें तो इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल का एरो है, अल मत समझ लेना इसको। एंगल को किस प्रकार से शो करते हैं, एंगल का निशान लग गया AOB, या इसको कह सकते हैं एंगल्स BOA। एक ही बात है, जो बीच में आएगा ना उस बिंदु पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। उस बिंदु पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। हमेशा बीच वाले पे कोण बनेगा। इसको कह सकते हैं AOB या अपन कह सकते हैं BOA, इस नाम से भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है आपके पास में भुजा। भुजाएं क्या होती है, जैसा कि आपने अभी बनाया था इसी डायग्राम से समझा देता हूं। ये क्या होगी, ये कोई बिंदु है मान लेते हैं, इस बिंदु से एक भुजा इस तरफ निकल गई, एक भुजा इस तरफ निकल गई और एक यहां से, और हमने ये बना दिया, एक आयत बना दिया। अब आयत की आकृति से समझाऊंगा मैं आपको। आयत की आकृति में आपके पास में भुजा का नाम दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। ये आपको पता ही है कि ये कोण हो जाएगा, ये आपका कोण हो जाएगा। और नीचे है शीर्ष। क्या होता है, शीर्ष होते हैं जो कोणे होते हैं ना, ये 4 शीर्ष है। इसमें आपसे पूछ ले कि एक आयत में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। आपसे पूछ ले कि एक आयत में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। और आपसे पूछ ले कि एक आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाएं होती है। आपसे पूछ ले कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। इज दैट क्लियर, बता दोगे। शीर्ष, भुजा, कोण के बारे में जान गई। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये है कि कोणों के प्रकार। और ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत ऊंचे लेवल तक भी ये काम आएंगे। कंपटीशन एग्जाम में 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, सभी जगह काम आएंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, ये सारे के सारे काम में आएंगे। अब न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है। मान लेते हैं कोण को अपन थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा का मान लेस देन 90 डिग्री होता है। जैसा कि हमने एक डायग्राम बनाया, हमने एक डायग्राम इस प्रकार से बना दिया, ये एंगल है और इस एंगल, ये मान लेते हैं बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। यहाँ पे मान लेते हैं थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री तो 90 से छोटा है, तो 60 को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। जो 90 से छोटे होंगे वो सारे के सारे न्यून कोण होंगे, ठीक है। किस किस के बीच में हो सकता है, 0 से ग्रेटर देन होगा, 0 तो होगा ही नहीं, कौन है, 0 से ग्रेटर देन ये वैल्यू होगी, 0 से ग्रेटर देन थीटा का मान और 90 डिग्री से छोटा होगा, वो न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। अब आ जाता है समकोण। समकोण हो गया 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जैसा कि इस प्रकार से, ये एक दूसरे पर लंबवत कहलाएगी, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये O मान लिया, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। वह एंगल या वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा, यानी अपन कहेंगे थीटा का मान ग्रेटर देन रहेगा 90 डिग्री और 180 डिग्री से रहेगा छोटा, उसको कहेंगे अधिक कोण। जैसा कि आपने बनाया इस प्रकार की आकृति बना लो, यहां पे तो ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने कहा क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से बना दिया। और ये मान लेते हैं थीटा का मान बन गया 150 डिग्री बन गया। थीटा का मान कितना बन गया, 150 डिग्री बन गया। तो 150 डिग्री है वो 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। 90 डिग्री, अगर आपका 91 डिग्री भी आ जाता है ना, सॉरी 91 लिखना था, अगर आपका 91 डिग्री भी आ जाता है ना, तो ये भी अधिक कोण है। अगर आपका आ जाता है 179, तो ये भी क्या है, अधिक कोण है। 180 हो जाएगा, फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा। चलते हैं,
नीचे दे रखा है ऋजु कोण किसे कहते हैं। ऋजु कोण वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो जाता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण यानी एक ही लाइन पे बनने वाला कोण सरल रेखीय कोण होता है। जैसा कि आपने ये बिंदु लिया, इससे एक भुजा तो इधर और इसके जस्ट विपरीत में एक इधर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ओ है। इस पे जो एंगल बनेगा ना, यानी वो थीटा का मान 180 डिग्री होगा। जो आपने डी ली है, डी होती है सभी जानते हैं, डी में जो सीधी लाइन है इधर से इधर पूरा एक घुमाव, पूरा अर्धवर्त में जो बना कोण क्या कहलाता है, 180 डिग्री का होता है। पूरा बनेगा तो वो तो 360 का बनता है, जबकि ये क्या होगा 180 होगा, जिसको सरल रेखीय कोण भी कहते हैं, जिसको ऋजु कोण के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं ये आपको अच्छे से समझना। तो प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान, जैसे मान लेते हैं थीटा है हमारे पास में, थीटा से शो कर रहे हैं प्रत्येक को, थीटा का मान अगर 180 से ग्रेटर देन हो और लेस देन हो किससे, 360 डिग्री से छोटा हो, उसे अपन प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए, इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी। मान लेते हैं ये आकृति है, इसके अंदर का मान 60 डिग्री है, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया और ये ओ हो गया। आपसे कहेगा कि प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करो, तो आप कौन सा कोण निकालेंगे, इस साइड वाला जो मैंने रेड कलर से किया ना, वो एंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि टोटल कोण 360 डिग्री का होता है, प्रतिवर्ती पूछा है तो ये इधर वाला घटा देंगे, इधर वाला हमें पता है, ये इधर वाला घटा देंगे तो हमारे पास में ये प्रतिवर्ती कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 300 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। इस प्रकार से अपन करते हैं प्रतिवर्ती कोण ज्ञात। चलते हैं नेक्स्ट, पूरक कोण बहुत जगह काम में आएगा। पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में दो एंगल है, θ1 प्लस में θ2, और इसको जोड़ने से अगर हमारे पास में इनका योग 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है तो अपन कहेंगे θ1 और θ2 आपस में पूरक कोण है। मान लेते हैं अगर आपको गिवन है कि θ1 = 50 डिग्री, θ1 = 50 डिग्री, θ2 का मान आपको फाइंड करना है, जबकि θ1 और θ2 पूरक कोण है। आपसे ये बात कह दे और आपसे कहे कि θ2 का मान ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे, θ1 की जगह 50 डिग्री रखेंगे, θ2 हमें फाइंड करना है, इजिकल टू अपन जानते हैं कि पूरक कोण है तो इनका सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब θ2 का रिजल्ट हमें निकालना है 90 डिग्री, और इधर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस के 50 डिग्री, तो ये कितना बनेगा, 40 डिग्री बनेगा। यानी θ2 का रिजल्ट कितना आएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। 40 और 50 एक दूसरे के पूरक कोण हैं। आपसे कह दे कि 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री है। आपसे कह दे 70 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो आप कहेंगे 20 डिग्री है। आपसे कह दे कि 10 डिग्री का पूरक बताओ तो आप कहेंगे 80 डिग्री है। यानी इनका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ये होते हैं पूरक कोण। अब आ जाता है समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री आ जाता है उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहेंगे। 10वीं क्लास में बहुत जगह काम में आएगा, आगे भी काम में आएगा, भविष्य में भी काम में आएगा, जब भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी काम में आएगा। तो इसलिए जो बेसिक होता है ना वो जरूरी जानना होता है विद्यार्थियों को। बाकी सवाल तो सभी करते हैं, रटे रटाए काम है, लेकिन बेसिक अगर आपके याद है तो क्वेश्चंस या आंसर को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बेझिझक कंप्लीट कर पाओगे जो भी क्वेश्चन आपको बना के दे दे। अब यहां से देखिएगा, θ1 प्लस में θ2 = 180 डिग्री हो गया। यानी ये दोनों कोण क्या है, संपूरक हैं। जैसे मान लिया θ1 का मान आपको 100 डिग्री दे दिया और कहे कि θ2 का रिजल्ट निकालना है, क्या आएगा, जबकि θ1 और θ2 संपूरक है तो आप क्या करेंगे, 0 डिग्री प्लस में θ2 का मान आपको फाइंड करना है। ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये रिजल्ट कितना निकलेगा, θ2 = 180 डिग्री माइनस में आप कर देंगे
100 डिग्री यानी 80 डिग्री आ गया। अब कहोगे कि 100 और 80 आपस में समपूरक कोण है। आपसे कह दे कि 150 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। आप कहेंगे कि 120 डिग्री का समपूरक कोण, तो आपका जवाब होगा 60 डिग्री होगा। यानी सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है आसन कोण। आसन होता है पास में। आसन क्या होता है, पास में बिठाना। जैसे आसन पे बिठाया, अपने पास बिठाया, ये सुना होगा आपने कई बार। तो देखिएगा, ये इस प्रकार से हमने एक रेखा गुजारी और इस प्रकार से हमने एक रेखा निकाल दी। इनके बीच से हमने एक कोई किरण और निकाल दी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बिंदु ओ हो गया। अब कहें कि यहां पे ये कोण है, इसका आसन कोण क्या हो जाएगा बताओ। इसका आसन कोण तो यही होगा जो पास में बैठेगा। ये मान लेते हैं कि θ1 है और ये मान लेते हैं θ2 है। जो पास पास के एंगल होंगे, यानी यहां पे कहेंगे θ1 कोण θ2 का आसन कोण है, आसन कोण है। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब मैं एक एंगल और बनाता हूं। चलो इसी में थोड़ा सा मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। एक किरण मैंने ऐसे निकाल दी, इसका जो एंगल मैंने ले लिया θ3 ले लिया। अब θ1 का आसन कोण ज्ञात करो। θ1 का आसन कोण आप कहेंगे θ2, मैं कहूंगा θ2 का आसन कोण। θ2 का आसन कोण आपका जवाब होगा θ1 और θ3। मैं कहूंगा θ3 का आसन कोण, आप कहोगे सर θ2 होगा। यही जवाब होगा। फिर θ2 के आसन कोण दो हो जाएंगे। ये इधर भी पास में बैठा है, इधर भी पास में बैठा है, तो ये हो जाएंगे। और अब अगर मैं आपसे पूछूं θ3 का आसन कोण क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर जी इसके पास में θ2 ही बैठा है। और मैं पूछूंगा θ1 का आसन कोण, तो आप कहेंगे इसके पास में θ1 ही बैठा है। इज दैट क्लियर? चलते हैं। अब आ जाता है आपके पास में कोणों का रैखिक युग्म। रैखिक माने एक ही रेखा, युग्म माने जोड़े। ठीक है, जैसा कि आपने कोई एक लाइन खींची, एक रेखा खींच दी, जिसका नाम आपने ए और बी दे दिया। ठीक है, और इस पे कोई एक लाइन इस प्रकार से गुजार दी, जिसका नाम आपने सी दे दिया, और ये जो बिंदु है वो ओ दे दिया। अब इस पे यहां पे θ1 बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा है, θ2 बन रहा है। ये हो जाएगा रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म, यानी यहां पे θ1 प्लस में θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये होगा इसका रैखिक युग्म। θ1 और θ2 180 डिग्री हो जाएगा। आपसे कहेगा कि θ1 का मान 90 डिग्री है, हो ही नहीं सकता, ये तो थोड़ा सा अलग हो गया। मैं इसको थोड़ा और बनाता हूं। θ1 का मान अगर 60 डिग्री है, तो θ2 का मान बताओ। तो आपको पता है कि एक रेखा में बन रहे हैं, रैखिक कोण है, रैखिक कोण है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, यानी कितना आएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ये होता है θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म बनाएगा। अब चलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब कोई दो लाइनें एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, ये हमने इसका नाम ए बी रख दिया, इसका नाम ए बी रख दिया, इसका नाम सी डी रख दिया। ये किसी बिंदु अनदर बिंदु ओ पे काट रही है और ये बिंदु ओ हो गया। इसके शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएंगे, ये और ये मान लेते हैं θ1 है, ये मान लेते हैं θ2 है। इधर दूसरी साइड में क्या बन जाएगा, ये मान लेते हैं θ3 है और ये मान लेते हैं θ4 है। तो यहां से शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, θ1 इक्वल होगा θ2 के, व θ3 बराबर होगा θ4 के। ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और ये हमेशा बराबर भी होंगे। जब कोई दो लाइनें एक बिंदु पे क्रॉस करती है, तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और बराबर भी होंगे। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रतिच्छेदी रेखा, अभी काटा है हमने, दो रेखाएं इस प्रकार से कट कर जाए, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। यानी
दो रेखाओं को बढ़ाने पे वो किसी बिंदु पे काट जाए उसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। किसी एक बिंदु पे काटेगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। अब आता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं किससे कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं समानांतर रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जिसको इनफाइनाइट तक बढ़ा दें, जिसको इनफाइनाइट तक बढ़ा दें इस प्रकार से, और फिर भी न काटे, एक दूसरे को न मिले, उसे क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। मान लेते हैं इसके बीच यहां पे कोई बिंदु है, इसके बीच की दूरी हमने मान लिया कि 5 सेंटीमीटर है। यहां पे भी चेक करोगे ना तो भी आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगी, और आगे जाके चेक करोगे तो यहां पे भी आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगी, और इधर भी आप चेक करोगे तो हमेशा 5 सेंटीमीटर मिलेगी। यानी ऐसी दो रेखाएं जिसको अनंत तक बढ़ाने पे कहीं पे भी नहीं काटे वे क्या कहलाते हैं, या कभी नहीं काटती हो वे रेखाएं समानांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा। अब देखो ये बहुत अच्छा सा है, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? मैंने दो रेखाएं ली है L और M, ठीक है। अगर ये समानांतर रेखा नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर ये समानांतर रेखा है लेकिन अपन यहां से समानांतर रेखा लेके चलते हैं, और समांतर का साइन क्या होता है, जैसे L ये बड़ी लाइन है, L से थोड़ी सी बड़ी लाइन जाएगी, जैसे आपने ये लिखा L, और समानांतर है किसके, M के। ये बीच में दो लाइनें खींची है ना, ये समांतर का साइन है, और इस पे कोई तीसरी लाइन प्रतिच्छेदी रेखा है जो कि N है, इसका नाम हमने N दे दिया है। अब अपन इस पे एंगल बनाते हैं, तरह तरह के एंगल बनाता हूं मैं। यहां पे आपने एंगल 1, ये एंगल आपने दिया 2, ठीक है, ये आपने एंगल दिया 3, और ये आपने एंगल दे दिया 4। इसी प्रकार से ये एंगल आपने दिया 5, ये एंगल आपने दिया 6, ये आपने दे दिया 7, और ये आपने एंगल दे दिया 8। यानी 8 कोण बन रहे हैं। अब इसमें हमें देखना है कि संगत कोण कौन से हैं, एकांतर कोण कौन से हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण कौन से हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण या कर्मागत अंतः कोण या सह अंतः कोण इसका नाम है। इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हमारे पास में दोनों रेखाएं समानांतर है तब, और जब समानांतर नहीं है तब भी दोनों ही कंडीशन में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। अब देखिएगा यहां से संगत कोण, जब रेखाएं दोनों समानांतर है इस कंडीशन में बता रहा हूं मैं आपको संगत कोण कौन कौन से होंगे। संगत कोण में यहां से कहूं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, ये संगत कोण बराबर होंगे। ये संगत कोण है, वैसे संगत कोण आपसे पूछ ले कि संगत कोण कौन कौन से हैं, तो एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण है, ठीक है। आपसे कहे कि एंगल 8 और एंगल 4 संगत कोण है, एंगल 2 और 6 संगत कोण है, 3 और 7 एंगल क्या है वो संगत कोण है। बट ये दोनों रेखाएं हमने समांतर ली है कि दो रेखाएं समांतर है, इसको कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उस कंडीशन में संगत कोण बराबर होंगे। तो यहां से मैं लिखूंगा एंगल्स 1 और 5 बराबर कर दिया, 2 और 6 बराबर हो जाएंगे, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, व एंगल्स 3 बराबर होगा एंगल 7 के। ये संगत कोण होंगे जो कि आपस में बराबर भी होंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब आ जाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं, एक अंतर छोड़ के, जैसा कि मैंने बनाया, ठीक है, ये कोण है, इसके बाद में जस्ट ये कोण आता है, इसको छोड़ दिया, इसके बाद में कौन सा कोण आएगा, ये कोण आएगा, तो ये हो गए आपके एकांतर कोण, ठीक है। तो यहां से एकांतर कोण और जड़ की आकृति में बनने वाले कोण, ये भी आपने कभी सुना ही होगा किसी टीचर के हिसाब से, तो कभी क्लास में बोला भी होगा टीचर ने कि जड़ की आकृति में बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो यहां पे जड़ की आकृति में कौन कौन से बन रहे हैं, देखो एंगल 2 बन रहा है और एंगल 8 बन रहा है, ये आपस में बराबर होंगे। इधर से मैं कहूं कि एंगल्स 3 बराबर होगा एंगल 5 के, 1, 2 और 8 बराबर होंगे और 3 और 5 बराबर होंगे। ये एकांतर अंतः कोण है, अंतः माने अंदर की तरफ बन रहे हैं, रेखाओं के अंदर की तरफ बन रहे हैं, L और M के।
ठीक है। इसके बाद में एकांतर बाह्य कोण की बात आ गई, थोड़ा डायग्राम भी दिखाएंगे आपको। एकांतर बाह्य कोण की बात आ गई, इसका मतलब बाह्य यानी रेखाओं के दोनों तरफ बनेंगे, तो एक अंतर छोड़ के है। इस प्रकार से मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं तो यहां से एक तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये कौन सा है, 1 है और 7 है, तो यहां से कहेंगे कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के, जब रेखाएं दोनों समांतर हैं। और इस कंडीशन में 1 बनेगा यहां से, 1 बनेगा यहां से। ये कौन सा है, 4 है, ये आपने नाम दिया 6, तो एंगल 4 बराबर किसके होगा, एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ये आपके बन गए एकांतर बाह्य कोण। अब इसके बाद में इसका जो चौथा पॉइंट आता है प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम क्या दे रखा है, देखिए पढ़िए ध्यान से। इसका नाम दे रखा है आपको कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण। तिर्यक रेखा है, जैसे ये दो रेखाएं हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एक यहां पे एंगल और एक यहां पे, एक ही ओर रेखा के एक ही तरफ है, यानी इसी साइड में है, ठीक है। बट अंतः ओर दे रखा है नाम, यानी अंदर की तरफ। ये आपने दे रखा है एंगल 2 और ये दे रखा है 5, तो इनका योग हमेशा क्या होगा, ये आपको बताना है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इसका योग हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 बोल दिया गया, 180 डिग्री होगा। यहां से कितना रिजल्ट देगा ये, 180। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। और कौन सी कंडीशन में होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये कंडीशन होगी जब दोनों रेखाएं समांतर है। वह इसको सह अंतः कोण भी बोलते हैं, इसको कर्मागत अंतः कोण भी नाम बोलते हैं इसका। आपसे कह दे कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 180 डिग्री होगा, क्योंकि L और M दो समांतर रेखाएं हैं, इसको कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है। इसके अंतः कोणों का, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग या सह अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, ये आपको थोड़ा सा प्रूव करके बताएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेखा M है, वो रेखा L के समांतर है। वह रेखा यहां से कह दें कि एक और मान लेते हैं कि N, रेखा N समांतर है L के। ये दो मान लेते हैं कि रेखा M L के समांतर है और रेखा N भी L के समांतर है। और आपने अभी पढ़ा था कि समांतर रेखाएं होती है, उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, यहां से कोई तीसरी रेखा T काट रही है, इसको काट रही है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां संगत कोण कौन से हो जाएंगे, यहां संगत कोण, जब आप पहली कंडीशन ले रहे हैं, ये कंडीशन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में संगत कोण 1 बराबर होगा एंगल 2 के। इक्वेशन 1 नंबर। वह दूसरी कंडीशन ये ले रहे हैं आप, N समांतर है L के, तो इस कंडीशन में संगत कोण कौन से हो जाएंगे। अभी आपने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो संगत कोण कौन से हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएगा 3, या हाँ ठीक है, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2 होगी। N L के समांतर है तो 1 और 3 संगत कोण होंगे, ये बराबर होंगे। M L के समांतर है तो एंगल 1 और 2 संगत कोण होंगे, जो कि बराबर होंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से LHS बराबर है, तो इसका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, तो इसका RHS भी बराबर होगा, यानी 2 बराबर होगा 3 के। इसका मतलब 2 और 3 बराबर हैं और ये एक ही तरफ बन रहे हैं, यानी ये भी संगत कोण हैं और ये बराबर हैं। तब आप कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि M समानांतर है N के, M समानांतर है N के। तो यही तो लिखा था कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, अगर दोनों रेखाएं M और N
एल रेखा के समांतर हैं तो ये आपस में भी क्या होगी, समांतर होगी। क्या ये बात समझ में आई सभी विद्यार्थियों के? ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। नीचे अपन करेंगे इसकी थ्योरम्स। आई होप आपको क्लियरली इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, इसमें कंजूसी न करें। आप भी हमारे साथ में बने रहें, हम भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है। क्लास 8th 9th 10th 11th 12th अभी तो इसी क्लासों की वीडियो डाल रहे हैं, बाकी की भी आगे भी आपको हेल्पफुल रहेगी हमारी क्लासें। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।